अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा जी, बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन कौन सी कोलिजन होती है बेटा? सबसे पहले तो उसके बारे में जहन में खुद से बना लेते हैं अपने पास। इलास्टिक कोलिजन आप एक ऐसी कोलिजन को कहते हो जिसमें आपके पास जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो सबसे पहले तो उनके अंदर दो चीजें एक्सचेंज होती हैं। एक मोमेंटम एक्सचेंज होता है और दूसरी एक्सचेंज होती है काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी का मोशन दूसरी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी, वो भी ट्रांसफर हो जाती है। तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसके अंदर आपके पास जो मोमेंटम है दो बॉडीज का, वो भी कंजर्व रहता है, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम रहेगा, और दो बॉडीज का आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कंजर्व रहती है, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिफोर कोलिजन होती है वही आफ्टर कोलिजन भी होती है। तो अब जरा देख लो कि दोनों चीजें अगर कंजर्व हैं तो कोई भी चीज कम या ज्यादा तो नहीं हो रही इन इलास्टिक कोलिजन। ए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नहीं भाई, बढ़ती नहीं है। डी, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या है? कंजर्व है। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं इफ द अर्थ रेडियस बिकम ट्वाइस देन जी विल बिकम। देखो, इस वक्त जो अर्थ का हमारे पास साइज है, सपोज कर लो कि वो ये है। इस वक्त अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है सरफेस के ऊपर, हम कोई से भी सरफेस पे खड़े हो जाए, मान लेते हैं यूनिफॉर्मली सरफेस है पूरा, तो जी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं अगर मैं अर्थ का रेडियस डबल कर दूं, अर्थ का रेडियस डबल कर दूं पहले के मुकाबले में, मान लो कि बड़ा हो गया हमारे पास अर्थ। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला अब हमारे पास जी नहीं रहेगा, उसको मैं कह देता हूँ जी डैश हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, छेड़ी आपने वैल्यू तो कुछ तो जी की वैल्यू में भी चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा वो देखते हैं। जी एम, अच्छा सॉरी, आपके पास अब जो रेडियस है, सॉरी, वो कितना हो चुका है हमारे पास? पहले तो अगर सिर्फ आर, तो अब हमारे पास हो चुका है यहाँ पे 2r। तो मैं यहाँ पे r की जगह क्या लिख दूंगा? 2r, और उसके ऊपर क्या लगता है आपके पास? स्क्वायर। जब स्क्वायर लगता है तो 1/2 का स्क्वायर होता है 4, मैंने बाहर निकाल के लिख दिया।
अंदर बच गया Gm/r², जो कि अगर हम देखें हमारे पुराने वाले अर्थ जिसका नॉर्मल रेडियस r था उसकी g की वैल्यू के बराबर है। तो आपके पास g डैश की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 ऑफ g। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाएगा, ऑप्शन ए d/4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं बेटा, वो डिवाइस हमारे पास कहलाती है डायोड। डायोड हमारे पास होता है या पीएन जंक्शन होता है आपके पास। अब ये क्या करता है, जब भी डायोड के अंदर आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल जाता है तो ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल को डायोड किस में कन्वर्ट कर देता है, एक डायरेक्ट सिग्नल के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और इस प्रोसेस को करने की वजह से डायोड को हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा कि रेक्टिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करना, हमारे पास डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा है। बेटा ध्यान में एक बात ये रखिएगा कि जब भी हमारे पास मैक्सिमम रेंज की बात हो रही होती है तो मैक्सिमम रेंज के अंदर हमारे पास जो लॉन्चिंग एंगल होता है वो होता है हमेशा 45 डिग्री। कह रहे हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी आपको प्रोजेक्टाइल की कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, और कह रहे हैं जी की वैल्यू भी चलो 10 ले लो अपनी आसानी के लिए। तो बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो बेटा मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी के। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी नॉट हमारे पास है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय जी यानी कि 10, 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400 डिवाइड बाय 10। एक अंडे से एक अंडा कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास 40 मीटर्स। अगर आंसर है 40 मीटर्स, नाउ लुक फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन ए will become the correct option in this scenario. Moving on, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, मैंने डेटा बनाना स्टार्ट कर दिया। मास मेरे पास कितना आ चुका है 0.2 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी आ गई हमारे पास, इसकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं स्ट्राइक्स अ बॉल एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये बॉल नहीं है ये बैट होगा आपके पास, कि बैट से स्ट्राइक करती है बॉल जाके। हुआ क्या कि भाई हमारे पास हम लोगों ने एक बॉल कराई, बैट्समैन ने बॉल खेली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बैट्समैन ने जो बॉल खेली तो बॉल जब उसके पास आ रही थी टकराने वाली थी तो बॉल की स्पीड कितनी थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। सही है, बॉल का मास था 0.2 kg। अब बताओ बैट्समैन ने कितनी फोर्स लगाई होगी उस पे, अगर बॉल बैट्समैन के बैट से 0.01 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रही है और उतनी ही स्पीड से वो वापस जा चुकी है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ उस बच्चे ने या उस बैट्समैन ने हमारे पास उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई होगी, उस बैट ने कितनी फोर्स लगाई होगी। आप देखते हैं कितनी फोर्स लगाई होगी बेटा। अब यहाँ पे चूंकि सवाल में कोलिजन का जिक्र हो गया तो अपने पास जहन में एक चीज बिठा लो कि जब भी कोलिजन का जिक्र होता है तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि कोलिजन के जिक्र में आप कहीं ना कहीं से मोमेंटम को जरूर घुसाएं। ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम के साथ कैसे बनाएंगे सर, फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम के साथ होता है बेटा, फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, जिसका मतलब हमारे पास बराबर होती है पी ओवर टी के। अब मोमेंटम का अपना फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, डिवाइड में हमारे पास आ गया टाइम। अब मास की जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है दैट इज 0.2, स्पीड की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10, और डिवाइड कैसे हो रहा है टाइम से। टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 0.01। तो आप इन सबको वैल्यूज पुट करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 200 न्यूटन, विच विल मेक ऑप्शन ए टू बी आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं जूल्स डॉट सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है और एक एक करके चेक करते हैं। भाई पावर, पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो सर यहाँ पे तो जूल ओवर सेकंड आ रहा है, या इसको जूल सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये तो नहीं हुआ, जूल्स डॉट सेकंड पूछा है तो ए तो काट देते हैं अपने पास। बी, बी है प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू प्लांक के फॉर्मूले क्या निकालते हैं अगर हम लोग, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, जिसमें ई होती है एनर्जी ऑफ अ वेव और न्यू होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, जिसका मतलब ये सिंपली यही है कि किसी भी वेव की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट। और जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, एच का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ई डिवाइडेड बाय न्यू। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का होता है 1/सेकंड। ये सेकंड जब टॉप पे जाएगा तो ये बन जाएगा जूल डॉट सेकंड। जिसका मतलब हमारे पास सिंपली यहाँ पे आंसर क्या बन गया, जूल्स डॉट सेकंड किसका यूनिट होता है आपके पास बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट का। सी और डी पे जाने की जरूरत ही नहीं फिर हम लोगों को, क्योंकि ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस दिया हुआ ही नहीं है। मूविंग ऑन,
Question number 7. Can the minimum amount of energy required to break a nucleus into its constituents particle? देखो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपके पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो आपके पास किसी न किसी फोर्स के एक दूसरे के साथ क्या हुए हुए बाइंड होकर रखे हुए हैं। एक एनर्जी जिसने कुदरती तौर पर इनको बाइंड करके रखा हुआ है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मान लो ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जिनको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या कह सकते हैं, आपके पास न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स को हमेशा याद रखना, न्यूक्लियॉन्स को आपस में जो जोड़ के रखी हुई होती है एनर्जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी भी जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ है, तो अगर मैं इनको तोड़ना चाहता हूं, इसको यहां से स्प्लिट करवाना चाहता हूं, तब भी मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही एनर्जी देनी पड़ेगी जिन्होंने इनको जोड़ के रखा हुआ है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि वो एनर्जी जो कि आपके पास न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है, या वो एनर्जी जो कि मुझे न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए चाहिए, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाता है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं दी डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स ऑफ अ वेव इज। देखो एंटी नोड्स बनते हैं हमारे पास स्टेशनरी वेव के अंदर। अब स्टेशनरी वेव मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये आ गई, सही है। स्टेशनरी वेव क्या होती है कि जब आपके पास दो सेम वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड की वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आके एक दूसरे से सुपरपोज करती हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब फॉर एग्जांपल दो लूप की स्टेशनरी वेव मैंने आपके सामने एक बना के दिखा दी है। अब इन दो लूप्स की जो स्टेशनरी वेव्स हैं, इनमें जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम लोग हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पॉइंट्स भी कहते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं एंटी नोड्स। ठीक है बेटा, और आपके पास इसी तरीके से जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स होते हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, आपके पास नोड्स। अब एक सिंपल सी बात सोचो, ये एक पूरी वेव जा रही है हमारे पास, राइट, ये एक पूरी वेव जा रही है। एक पूरी वेव की जो लेंथ होती है हमारे पास, ये पूरी वेव जो है, जस्ट अ सेकंड, एक पूरी वेव की जो लेंथ है उसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास वेवलेंथ से, और उसे कहते हैं कि आपके पास लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा तो हमारे पास हो गई पूरी वेव की लेंथ। तो आधी वेव की कितनी हो जाएगी, आधी वेव का मतलब एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक कितनी हो जाएगी, हमारे पास हाफ लैम्डा। जब एक नोड से नोड हमारे पास हाफ लैम्डा है, तो सिमिलरली एंटी नोड से एंटी नोड भी क्या हो जाएगी, आपके पास हाफ लैम्डा। तो देखो आपके पास अगर सवाल में नोड से नोड तक का डिस्टेंस पूछें, एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस पूछें, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, लैम्डा बाय 2, which will make lambda by 2 a our correct option। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मेरे बच्चे, इसमें कह रहे हैं इन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो वर्ड है ना आइसो, आइसो का मतलब होता है हमारे पास सेम, और ये जो वर्ड है बार, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। तो आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो ढूंढ लो ऑप्शन। ए कह रहा है प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ये तो कट गया। बी कह रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। सी कह रहा है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नहीं भाई, वॉल्यूम जो है वो किसमें कांस्टेंट होता है, आपके पास आइसोकोरिक में होता है, इसमें नहीं होता। और डी कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट इज कांस्टेंट। अच्छा ऐसा तो कोई प्रोसेस है नहीं कि जिसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट को हम कांस्टेंट रखें। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे इन विच प्रोसेस डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आपके पास ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी हमारे पास सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि जितनी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो वो दो काम करती है। पहला काम क्या करती है, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है सिस्टम की, और दूसरा काम क्या करती है, वो वर्क परफॉर्म करवाती है। अब ये कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली लिंक हमारे पास किसके साथ बनता है, टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वी कॉल सच अ प्रोसेस एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, आइसोथर्मल। बाकी जो है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्यों नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक के अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट ही एक्सचेंज नहीं हो रही होती, और इसमें टेम्परेचर गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और आइसोबैरिक में प्रेशर चेंज नहीं होता। इस वजह से रह देखिए हमारे पास आंसर कौन सा बन जाता है, ऑप्शन बी, आइसोथर्मल प्रोसेस। मूविंग ऑन, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर्स 227 एंड 127। हायर टेम्परेचर जो होता है बेटा, इसको हम टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी कहते हैं। ये आ गया 227 डिग्री सेल्सियस, और चूंकि सेल्सियस मेरे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो मैंने 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। आंसर हो गया हमारे पास 500 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर जो लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 127 डिग्री सेल्सियस, अगेन मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 400 केल्विन। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, एंड इट एब्जॉर्ब्स
जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आ गई हमारे पास 600 जूल्स। पूछने बताओ एफिशिएंसी कितनी है। तो बेटा एफिशिएंसी का टेम्परेचर से लिंक करते वाला जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर Q1 क्यों दिया था? एवं ही तंग करने के लिए भाई, ताकि कंफ्यूज हो जाओ और तुम लोग हो भी गए देख के। तो Q1 कभी कभार जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल में गिवन हर चीज हमारे पास यूज हो, इट्स ओके अगर यूज नहीं भी हो रहा हो। तो बाकी सारी चीजों से अगर आंसर आ रहा है तो आप उसको प्रोसीड कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या पुट की जाएंगी? 1 माइनस T2। T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? सॉरी 5 लिख दिया मैंने से। T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है बच्चे? 400। और T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 500। आगे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? हमारे पास 100 से। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेटर में उठा के सॉल्व करोगे या डायरेक्ट भी कर लो तो 1 माइनस 4 ओवर 5 हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, 1 माइनस 0.8 इसको अगर थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको भी फर्दर सॉल्व कर लो अगर आप बिना कैलकुलेटर के तो आंसर आ जाएगा 20%। तो एफिशिएंसी मेरे कार्नोट इंजन की कितनी आ गई यहाँ से बेटा? 20%, विच विल मेक आवर ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। कह रहे हैं इफ अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड इन अ गॉसियन स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज को इनक्लोज कर देता हूँ सेंटर पे इस तरह से। सेंटर का तो नहीं बोला लेकिन कहीं पे भी बंद किया हुआ हमने। अच्छा, चार्ज का जो सॉरी आपके पास स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास? R। आपसे कह रहे हैं अगर मैं इसके रेडियस को डबल कर दूं, रेडियस को डबल कर देते हैं, मान लो ये डबल हो गया आपके पास रेडियस, अब पहले R था अब कितना हो गया? 2R हो गया। चार्ज अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा एक चीज और, सवाल चूंकि कैपिटल क्यू कह रहा है तो मेरे लिए स्मॉल क्यू लिखना गलत बात हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ भाई कैपिटल क्यू चार्ज हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनक्लोज हुआ है। आगे कह रहे हैं आपसे बताओ फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। जरा पहले का फ्लक्स देखते हैं। पहले जो फ्लक्स था हमारे पास, फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इस सवाल में चार्ज क्यू है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि ये बताती है कि किसी भी फ्री स्पेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने की आपके पास एबिलिटी रखती है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू भी अगर मैं लिख दूं तो ये होती है 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये अगले पार्ट में आओ। अगले पार्ट में कहने भाई फ्लक्स छिड़ लेते हैं भाई, देखो 5 डैश हो जाएगा मान लो। कब? जब हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस करे रेडियस में। तो फॉर्मूला तो देखो क्या है, फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज में तो सर आपने छेड़छाड़ी करी नहीं है। अब चार्जेस ही नहीं बढ़ रहे या कम हो रहे तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज के ऊपर, ना कि उसकी शेप, ना कि उसका रेडियस, ना कि उसका साइज, नथिंग फॉर दैट। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा कि भाई फ्लक्स क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, क्योंकि चार्ज को तो आपने छेड़ा ही नहीं है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टर्मिनल। ठीक है, आपके पास एक डायोड के बारे में जिक्र हो रहा है। डायोड का पी टर्मिनल इस तरह से ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी टर्मिनल से कौन कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। आगे कह रहे हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टर्मिनल ऑफ द डायोड। नेगेटिव टर्मिनल को हम इस तरह से बाहर से शो करते हैं, इसको हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, यानी कि पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। ऐसी बाइसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? और देखते हैं क्या होगा। जब आप ऐसा करते हो ना बेटा, तो एक्चुअली आपके पास इंटरनली जो आपके पास काम हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पीएन जंक्शन डायोड था, पी टाइप में पॉजिटिव में होल्स आ गए हमारे पास, एन टाइप में हमारे पास आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब होता है क्या कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हमारे पास एक बैरियर बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से, डिफ्यूज करने से रोक रहा होता है। तब अगर आप इस पी टाइप को उठा के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को उठा के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा। आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करने वाले हैं? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी, जो कि ये आपके पास आगे जो ये बैरियर बना हुआ था इसके ऊपर जाके हमारे पास क्या करेंगे? एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे ताकि ये बैरियर के अंदर से डिफ्यूज हो। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा आपके पास, जब इसके ऊपर पीछे से एक बैकवर्ड पुश लग रहा होगा ये टूटेगा। टूटने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाएंगे? हमारे पास इन होल्स के अंदर, और इन होल्स से इंटरेक्ट कर लेगा उनको कौन? पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा फिर हमारे पास? यहाँ पे आने के बाद ये एक तरीके से पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। और अगर पाथ कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह की बाइसिंग को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो बेटा अगर पॉजिटिव टाइप जो है हमारे पास, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्टेड है, तो इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग।
अगर इसी का उल्टा सवाल बन जाए, यानी कि आपसे कहे कि फॉर एग्जांपल ये जो पी टाइप है, लेट्स से ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एन टाइप है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस तरह की बाइसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, और इसमें नॉर्मली करंट हमारे पास कंडीशन में फ्लो नहीं करता। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, फॉरवर्ड बाइसिंग विल अकर। मूविंग ऑन, अगले सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर विल फॉर्म बाय द डोपिंग ऑफ। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हम लोग बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो फोर्थ डे के सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनको हम उठा के डोप कर देते हैं थर्ड डे के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए होता है। अगर हम इस चीज को यहाँ पे देखें भी, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थर्ड डे का एक एलिमेंट ले लेते हैं हमारे पास हम लोग, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में चूंकि वो थर्ड डे का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके साथ आ रहा है डोप करने फोर्थ डे का सिलिकॉन। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के आपके पास 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो डोप में से बॉन्ड करने के बराबर आपके पास काबिल बन जाएंगे। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन का, उसके पास बॉन्ड करने के लिए कोई जगह नहीं मौजूद, जिसका मतलब वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी रह जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे मौजूद। और इलेक्ट्रॉन की जो जो कमी है इसको हम क्या कहते हैं? होल। और इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी होती है वहां पे एक चार्ज आ जाता है आपके पास पॉजिटिव, जिसको हम लोग इसकी वजह से पी टाइप सब्सटेंस भी कहते हैं, या पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको फोर्थ डे को किसके साथ डोप करना है? थर्ड डे के साथ। थर्ड डे के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इस वजह से इनको हम ट्राइवेलेंट भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास? ट्राइवेलेंट, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं अ ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड। ब्लैक बॉडी को जब आप हीट करते हो तो उसमें बेटा हर तरह की रेडिएशंस निकल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर आपके पास कम टेम्परेचर रखोगे तो लॉन्गर वेवलेंथ्स निकलेंगी, ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो शॉर्टर वेवलेंथ्स निकलेंगी, लेकिन हर तरह की वेवलेंथ्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर। जिसका मतलब यूवी भी आप फाइंड कर सकते हो, विजिबल की भी नजर आती हैं, इंफ्रारेड भी हम लोगों को वहां से इमिट होती हुई नजर आ सकती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ दीज। एक ब्लैक बॉडी इनमें से तमाम रेडिएशंस को इमिट करने की एबिलिटी हमारे पास रखती है। 16 में कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज 5 टाइम्स मैग्निफाइड देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे बेटा? 30 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो रही है हमारे पास? 5 टाइम्स हो रही है। मैग्निफिकेशन एक्चुअली रेशो होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो Q अपॉन P किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो Q है वो एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है? 5P के। अब आपसे पूछ के रहे हैं सवाल में, बताओ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो P है ये कितना होगा? तो आओ जरा थोड़ा सा लेंस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेंस इक्वेशन होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एक काम में कर देता हूँ, ये जो Q आ रहा है हमारे पास, जिसका मुझे कोई काम भी नहीं सवाल के अंदर, उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू से, दैट इज 5p। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 5p, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1 विच विल बिकम इक्वल टू 6/5p। ठीक है, अब मुझे यहाँ से p की वैल्यू चाहिए, तो p को आइसोलेट कर लेते हैं। p का फॉर्मूला बन जाएगा 6f/5, और वैल्यूज पुट करते हैं 6। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है बेटा? 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 आ गया हमारे पास, 5 1 5 होता है, 5 6 30 होता है, और 6 6 हो जाएंगे हमारे पास 36। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा यहाँ से? फिर 36 सेंटीमीटर। नाउ लुक फॉर दी ऑप्शंस, तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में एट -273 केल्विन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है -273 केल्विन के ऊपर? देखो -273 केल्विन तो पहली बात हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता ये टेम्परेचर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है जिसको हम सही कर लेते हैं, ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में हमारे पास ये चीज गिवन है। अब अगर डिग्री सेल्सियस है आपके पास ये, तो डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं, -273 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे केल्विन में आने के लिए, तो ये बन जाएगा 0 केल्विन। देखो बेटा 0 केल्विन एक ऐसा आपके पास, एक ऐसा हमारे पास टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे तमाम मॉलिक्यूलर मूवमेंट सीज टू एग्जिस्ट। कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाता। देखो एक वैसे एक छोटी सी बात याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, व्हाई आर दे वाइब्रेटिंग? जैसे नॉर्मली मैंने सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड है, मेरे कमरे में रखा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। क्यों?
क्योंकि कमरे के अंदर आपके पास नॉर्मली कुछ ना कुछ हीट एनर्जी मौजूद है, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी मौजूद है जो कि उसको मिलती जा रही है। अगर मैं हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी के साथ बिल्कुल ही आपके पास जीरो कर दूं, उसको हीट एनर्जी निकाल दूं, जीरो हो जाए, जिसका मतलब एब्सेंस हो जाए हीट एनर्जी की, तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, लोवेस्ट तरीन टेम्परेचर पॉसिबल जो आपके पास एग्जिस्ट करता है वो होता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन वो पॉइंट होता है जहां पे ऑल द मॉलिक्यूलर मूवमेंट सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं, एक और फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे टेम्परेचर की जगह जीरो पुट कर दो तो ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो। जिसका मतलब आपके पास मॉलिक्यूल्स की स्पीड 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर खत्म हो जाती है, कोई स्पीड एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन ए, जीरो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं, इफ अ चार्ज E इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, एक चार्ज है मेरे पास, इस चार्ज का नाम मैं रख देता हूं आपके पास, लेट्स से E। ठीक है। ये चार्ज आ गया आपके पास E, क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ जा रहा है, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने फॉर एग्जांपल रखी हुई है B। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ मास M, इस चार्ज का मास M है, वेलोसिटी v है इस चार्ज की, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस हम कैसे निकाल के बताएंगे, तो देखो जब आपके पास कोई भी चार्ज परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है रेडियस का उसके, वो होता है mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, मास कह रहे हैं m है, वेलोसिटी v है, परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है तो साइन 90 हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू उन्होंने बोला चार्ज को q के बजाय e से रिप्रेजेंट कर दो, और आगे क्या लिखा हुआ है b विच इज मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा mv, क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1 के ओवर eb, तो रेडियस किसके बराबर आ गया हमारे पास, mv ओवर eb, विच विल मेक ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सिनेरियो। सवाल ये कि सर ऑप्शन सी क्यों नहीं लगाया, उसमें भी तो ये लिखा हुआ है mv ओवर eb। बेटा इसमें लिखा हुआ है कैपिटल ई, कैपिटल ई जो चीज होती है ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ई स्मॉल जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज अपने पास याद रखिएगा बेटा सारे, कि स्मॉल ई चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैपिटल ई हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और स्मॉल ई जो है वो भी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम याद रखना चाहें तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, विच इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं NaCl क्रिस्टल इज यूज्ड फॉर डायफ्रैक्शन ऑफ। बेटा पहले तो ये समझना डायफ्रैक्शन होता क्या है। स्मॉल ओपनिंग्स में से जब लाइट गुजरती है तो आपके पास लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो बेंड हो जाती है। किसी भी स्मॉल ओपनिंग से जब लाइट गुजरती है तो लाइट की डायरेक्शन बेंड हो जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब नॉर्मली इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो स्मॉल ओपनिंग मुझे बनानी है, हम ये ध्यान रखते हैं कि ये स्मॉल ओपनिंग होगी, ये लाइट की जो वेवलेंथ होगी आपके पास उसके साइज के कंपेरेबल होगी। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपके पास जब उस स्मॉल ओपनिंग से लाइट गुजरती है ये बेंड हो जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है। अब डायफ्रैक्शन को नॉर्मली हमारे पास करने के लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बना लेते हैं जो डायफ्रैक्शन परफॉर्म करके दिखाता है। डायफ्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा शीशा उठाते हैं, उस शीशे के ऊपर लेजर से लाइन लगा देते हैं। अच्छा यहाँ तो मैं जो लाइंस लगा रहा हूँ वो तुम लोगों को काफी दूर दूर नजर आ रही होंगी, लेकिन नॉर्मली इन लाइंस का जो आपके पास रेशियो होता है वो कुछ इस तरह से लगाई जाती है कि 2000 से 6000 लाइंस लगाई जाती हैं पर सेंटीमीटर। अब आप खुद सोचो 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, सिंपली इतना सा, इस 1 सेंटीमीटर में कितनी 2 से 6 हजार लाइंस लगी हुई होंगी, तो हमारे पास अच्छी खासी लाइंस होती हैं, जिसकी वजह से एक लाइन की जो विड्थ होती है वो तकरीबन हमारे पास माइक्रोमीटर्स के अंदर आ जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो अब इस छोटी सी विड्थ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो, जहां पे आपने लेजर लगाया तो ओपेक लाइंस के बीच में जो ट्रांसपेरेंट लाइंस होती हैं उसको हम लोग फिर यूज करते हैं आपके पास एक ओपनिंग के तौर पे, स्मॉल ओपनिंग के तौर पे। मान लो कि ये हम लोगों ने लेजर लगाई वाली लाइंस थी, इसके बीच में एक छोटी सी ओपनिंग है, इससे क्या होता है कि जो लाइट रेज यहाँ से आके पास कर रही होंगी वो लाइट रेज स्ट्रेट नहीं जा पाएंगी, क्या हो जाएंगी फिर हमारे पास बेंड हो जाएंगी। इस बेंड होने के प्रोसेस को ही तो हम क्या कहते हैं आपके पास डायफ्रैक्शन। लेकिन अगर हम लोग सबसे छोटी वेवलेंथ की बात करें, सबसे छोटी वेवलेंथ जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो होती है एक्स रेज की। एक्स रेज की वेवलेंथ अगर आपने याद रखनी है तो वो भी आप याद रख सकते हैं, वो हमारे पास तकरीबन होती है 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करती हैं। तो वेवलेंथ होती है एक्सरे की इतनी छोटी। अब इतनी छोटी एक्सरे की वेवलेंथ जब हम लेकर आए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर, ग्रेटिंग से उसकी डायफ्रैक्शन करवाने के लिए, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ग्रेटिंग के अंदर जो बीच में ये छोटा सा स्पेस था जो कि वैसे ही ऑलरेडी इतना छोटा था, एक्सरे उससे भी बहुत छोटी है, तो एक्सरे डायफ्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, बेंड ही नहीं होगी हमारे पास यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सरे की डायफ्रैक्शन करवाने के लिए बहुत ही छोटी ओपनिंग चाहिए होगी। अब वो बहुत ही छोटी ओपनिंग करने के लिए यूज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठाते हैं NaCl क्रिस्टल।
NaCl क्रिस्टल के अंदर आप सबने पढ़ा हुआ होगा केमिस्ट्री के अंदर, छोटा सा नहीं भी पढ़ा हुआ तो सुन लो बेटा ये बात कि NaCl क्रिस्टल के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली आपके पास क्यूबिक फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इनकी तमाम लेंथ्स जो होती हैं, तमाम एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अब ये अगर क्यूबिक फॉर्म में इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं तो एक आप अगर गौर से देखें एटॉमिक प्लेन्स जो हैं, एक एटॉमिक प्लेन ये आ गया आपके पास, एक एटॉमिक प्लेन हमारे पास इस तरह से नीचे की तरफ कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। इन एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी कि आपके पास आसान ज़बान में आप एटम्स के दरमियान के फासले को भी कह सकते हो, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह इतनी छोटी है कि ये एग्जिस्ट करती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स के अंदर। अब इसको आपके पास सबसे पहले एक बंदा आया जिसका नाम था ब्रैग। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने ये चीज बताई कि यार अगर मैं एक्सरेज इसमें से गुजारूंगा तो यहाँ पे इतनी छोटी सी ओपनिंग्स हैं कि एक्सरेज यहाँ से क्या हो जाएंगी, हमारे पास डायफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो एक्सरेज की डायफ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, NaCl क्रिस्टल। नाउ गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं NaCl क्रिस्टल से क्या डायफ्रैक्ट करवाते हो? भाई NaCl क्रिस्टल से हम सबसे छोटी वेवलेंथ डायफ्रैक्ट करवाते हैं, विच इज एक्सरे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं अ मैस्ट अटैच टू अ स्ट्रिंग रोटेटेड एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक स्ट्रिंग से अटैच करा, उसको घुमाने लग गए हम लोग इस तरह से, सही है। अब उसको अगर घुमा रहे हैं तो उसको एक फोर्स उसके सेंटर की तरफ खींच रही होगी जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, आगे क्या कह रहे हैं, आपके पास एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विल फ्लाई ऑफ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ से छूट जाए तो ये छुटने के बाद क्या होता है, ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन बनाता हुआ यहाँ से निकल जाता है, सीधा सीधा निकल जाती है हमारे पास ये बॉडी आपके पास। कभी आपने खुद नोटिस भी किया होगा, अगर अपनी अपनी उंगली के ऊपर आप कीचेन घुमा रहे हो और एकदम से वो उंगली से निकल जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे जाके हमारे पास गिर जाती है कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट को फॉलो करते हुए आपके पास चली जाती है। अब ये कहना है ऐसा क्यों होता है यार, ऑब्वियस ही बात है, चलती हुई चीज को एकदम से अगर आप छोड़ दोगे, उसके ऊपर से फोर्स हटा दोगे, तो हम सब की बॉडीज के अंदर, हर मैटर के अंदर अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर्टी रखी जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहती है, इनर्शिया क्या करती है, इनर्शिया ये कहती है कि भाई जैसे हो वैसे ही रहो। अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया चाहती है वो मोशन ही कंटिन्यू करे। इस वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करती हुई आगे जाके गिरती है। ऐसा नहीं होता कि जहां आपकी उंगली से निकला वहीं नीचे गिर गया आपके पास। ये आगे क्यों जा रही है, ड्यू टू इनर्शिया। जस्ट अ सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, ए, इनर्शिया विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, 21 कह रहे हैं एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मूव्ड क्लोजर, करीब कर दी प्लेट्स आपने। तो इस बात को समझना बेटा, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो उसके फिजिकल पैरामीटर्स पे ऑब्वियसली डिपेंड करती है, लेकिन किस तरह से समझते हैं इस बात को। ये सपोज कर लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, जिसमें ए होता है हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो अब सवाल देखो क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं कि मैं इन दोनों प्लेट्स को करीब ले आता हूं। करीब लाने का मतलब आपके पास अगर और करीब करोगे तो इसका मतलब आप डी की वैल्यू को कम कर रहे हो। जो इन दोनों के दरमियान फासला है, इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, उस डी की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, कम। अगर डी की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली आप देखें कैपेसिटेंस क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों आपस में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डी की वैल्यू को आप कम करते हैं तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज, which will make option A the correct option. Moving on, 22 में आपसे कह रहे हैं अ पावर लाइन, सबसे पहले आ गया पावर, बता दी भाई, पावर आ रही है 3 किलोवाट। किलोवाट सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लो, किलो होता है 1000, ये बन जाएगा 3000 वॉट्स। कह रहे हैं इस कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट्स, वोल्टेज बता दिया बेटा आपको, वोल्टेज आ गया हमारे पास 250 वोल्ट्स। कह रहे हैं हाउ मच करंट डज दैट वायर टेक, अब कितना करंट इस वायर में से हमारे पास गुजर रहा होगा ये हम लोगों ने निकाल के दिखाना है। तो करंट की जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुने। देखें इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेशियो ऑफ पावर एंड वोल्ट। अब पावर हमारे पास गिवन है 3000, ठीक है, और वोल्टेज हमारे पास कितना गिवन है आपके पास 250। अब इसमें 0 से 0 कट गया आपके पास, तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लें, 300 डिवाइडेड बाय 25, ये आंसर आपके पास आता है 12। तो हमारा आंसर बन जाएगा 12 एम्पेयर, क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। आपके पास करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक प्रेस इनमें से किस प्रिंसिपल के ऊपर आपके पास बेस करता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आओ चेक करते हैं किस प्रिंसिपल पे बेस करता है। सबसे पहले कह रहे हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ तो बेटा आपके पास है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मेशनिंग फोर्स लगाओगे उतना उसकी शेप में चेंज आता है। हाइड्रोलिक प्रेस तो ऐसे काम नहीं करता सर। हाइड्रोलिक प्रेस में तो सर कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास दो ट्यूब्स को हम कनेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर आपके पास एक कॉमन फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, और एक ट्यूब के अंदर, दोनों ट्यूब्स में हमारे पास पिस्टन्स होते हैं, एक पिस्टन को हम पुश इन करते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मौजूद फ्लूइड होता है वो फ्लूइड अपने अंदर इस प्रेशर को ट्रांसमिट करता है चारों डायरेक्शन में इक्वली। अब वो प्रेशर पहुंचते पहुंचते जब यहाँ पहुंचता है तो बड़े एरिया होने की वजह से एक बड़ी फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है आपके पास, और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने प्लेस किया होगा उस ऑब्जेक्ट को वो लिफ्ट करता है। अब लिफ्ट करा उसने उस ऑब्जेक्ट को, लिफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आपके पास आसान जबान में एक दीवार लगा देते हैं, और वो दीवार तक जैसे ही पहुंचेगा लिफ्ट होकर ऊपर जाएगा तो ये क्रश हो जाएगी चीज, या आसान जबान में प्रेस हो जाएगी चीज। इस डिवाइस को आप क्या कहते हो, सिंपली हाइड्रोलिक प्रेस। तो ए पे तो नहीं डिपेंड कर रहा सर, ये इसमें कहीं पे से भी हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का तस्करा ही नहीं है। अच्छा जी, बी बी कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली ये है कि अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही वो फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है। इसका यहाँ पे भी कोई ताल्लुक नहीं है आपके पास, तो ये भी कट गया हमारे पास ऑप्शन से। सी कह रहे हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक लॉ तो बेटा फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर रिलेट करता है, ये बताता है कि किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी होगी, ये भी हट गया हमारे पास से। डी डी कह रहे हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड द फ्लूइड ट्रांसमिट्स दैट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जी सर, यहाँ पे चूंकि प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड के थ्रू, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, पास्कल लॉ, जिसने हमें यही सिखाया था कि एक लिक्विड या एक गैस के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो चारों डायरेक्शन में इक्वली फैला देते हैं अपने अंदर उस प्रेशर को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये एक तरह से अगर हम थोड़ा सा याद करें तो आपके पास एक छोटा सा लॉ है जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि रोटेट कर रही है उसके अंदर कितना मोशन होगा। अब एक सिंपल सी बात है, उसमें कितना मोशन होगा, वो मोशन आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, कितना आप उस पर घुमाने वाली फोर्स लगाओगे। घुमाने वाली फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क अप्लाई करता चले जाऊंगा तो उसका घूमने वाला मोशन चेंज होता चला जाएगा। अगर अप्लाई नहीं करूंगा तो ऑलरेडी जिस स्पीड से या जिस मोमेंटम से वो घूम रहा होगा वो उतना ही रहने वाला है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, ये एक्चुअली बराबर होता है टॉर्क के। यानी कि जितना ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बॉडी घूमने वाला मोमेंटम यानी कि घूमने वाली मोशन अपने अंदर क्या करेगी, अपने अंदर जनरेट करेगी। ठीक है, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, टॉर्क के। अब ये मोमेंटम चेंज ना हो, एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो कब, अगर मैं उस पर कोई टॉर्क ही अप्लाई ना करूं, एक्सटर्नल टॉर्क आपके पास अप्लाई ना हो रहा हो, या नेट टॉर्क कितना हो जाए हमारे पास जीरो हो जाए, तो अब सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब, जब उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा आपके पास भाई, जीरो हो जाएगा। कोई भी टॉर्क उस पर अप्लाई नहीं करोगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा कब, जब कोई भी टॉर्क उस पर अप्लाई नहीं करोगे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 25 में कह रहे हैं द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज। बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए छोटा सा आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। अब कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड को कहते हैं जो कि दो कंडीशंस पूरी करे। पहली कंडीशन ये होती है कि क्लोज पाथ, क्लोज पाथ का मतलब जहां से आपने काम करना शुरू करा अगर आप वापसी वहीं आ जाते हैं तो क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल वर्क होता है वो बराबर हो जाता है जीरो के। और दूसरा दूसरा हमारे पास क्या कहती है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे रास्ते, आप ऐसे चले जाओ, आप ऐसे चले जाओ, आप सीधे चले जाओ, आप टेढ़े मेढ़े चले जाओ, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी तरीके से अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास एक पॉइंट से दूसरे तक जाने के हजारों रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते को इख्तियार कर लो, वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ से, यानी कि हर रास्ते में आपने सेम ही वर्क डन करना पड़ेगा आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी रास्ते को चूज करो। आओ जरा आप सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आगे क्या कह रहे हैं, सॉरी, द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो वर्क डन है एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए जो करना पड़ता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड में किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अभी हमने लिखा किस पे डिपेंड नहीं करता भाई, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे तो करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अप्लाइड फोर्स पे भी कर रहा है, तो किस पे नहीं कर रहा भाई, ये कर रहा है पाथ के ऊपर। किसी भी रास्ते से चले जाए आपके पास टोटल वर्क जो है वो वही रहेगा, आप किसी भी रास्ते को अगर इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है बेटा,